नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यह कि कल तो विज्ञापन जारी हो ही गया है, ठीक है। तो मैंने जो सतही तौर पर आपको जानकारी देनी थी वो बता दी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने तमाम जानकारियाँ इसमें पूछी हैं कि भैया ये है, ऐसे है, कैसे, क्या कुछ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कहने का मतलब कि जैसे कि स्नातक के समकक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ समकक्ष शब्द लिखा हुआ है तो उसमें आपको जानना है कि वो मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं क्या वो मान्य है नहीं, ठीक है। चाहे वो स्नातक हो गया या फिर कंप्यूटर के प्रमाण पत्र में, जैसे कि बहुतों के पास CCC नहीं है, उनके पास कुछ और है, ADCA है, PGDCA है, DCA है, तमाम तरीके। एक तो कंप्यूटर में तमाम तरीके के मतलब पढ़ाई होती है, ठीक है। तमाम तरीके के प्रमाण पत्र मिलते हैं इसमें। तो आपके पास जो है क्या वो मान्य है या नहीं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में कुल मिलाकर ये रहेगा कि कंप्यूटर का जो कुछ भी है इसमें आपके पास क्या है वो मान्य है नहीं, या फिर इसके अतिरिक्त वो क्या क्या चीज़ें मान्य कर रहा है, ठीक है, CCC के अलावा, ठीक। ये हो गया। और बाकी उधर आपका ये पाठ्यक्रम के बारे में कि शॉर्ट हैंड में क्या कुछ गलती वगैरह, ठीक है, टाइपिंग का क्या कुछ है। तो जो भी जानकारी है आज आपको पूरी बता दूंगा। हाँ, वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन अब देखो कुछ चीज़ें जानना है तो आपको देखना तो पड़ेगा, ठीक। तो कितनी भी लंबी हो, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए बिल्कुल एकदम स्पष्ट, तो आप लोग वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। तो सबसे पहले योग्यता से शुरुआत करूंगा, यही सही है जो कुछ खास है, ठीक है। बाकी आप एक बार विज्ञापन खुद से भी पढ़ लो। मैं जब भी कोई भर्ती आती तो आपसे यही कहता हूँ, एक बार आप लोग विज्ञापन जरूर पढ़ लिया करिए। उसको पढ़ने से थोड़ा दिमागवा खुलता है अपने आप में भी, ठीक है। आपको अपने से चीज़ें थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक। तो देखिए योग्यता के बारे में बात करूँगा। देखिए विभाग आपके 3 हैं, ठीक है। पहला सचिवालय है, उत्तर प्रदेश सचिवालय, वही नागरिक सचिवालय, उसको आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। शासन वाला सचिवालय, जो कुछ करना कर लीजिए, वो हो गया। फिर इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। फिर इसके बाद आपका ये राजस्व परिषद है। तो 300 कुछ मतलब 300 जो पद है आपका वो सचिवालय का ही है। बाकी जो बच रहा है 28 में, अब आधा आधा कर लो या किसी एक का ज़्यादा किसी एक में कम, तो बाकी आपका लोक सेवा आयोग का है और ये राजस्व परिषद का, ठीक है। ये हो गया। देखिए योग्यता 3 चीज़ों में एक जगह ही समान है, कंप्यूटर वाला और स्नातक। तीनों ही विभागों के लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, ठीक है। स्नातक होना अनिवार्य है। फिर समकक्ष सब जहाँ लिखा हुआ है भी आगे उसको बता रहा हूँ कि वो समकक्ष में क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। तो पहली शर्त आपको स्नातक होना अनिवार्य है तीनों ही जगहों के लिए, सचिवालय के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए और राजस्व परिषद के लिए, ठीक। दूसरी शर्त, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। कंप्यूटर पर केवल और केवल कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए, इससे कम हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। और हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति, ठीक है। ये सभी में एक समान है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है। ये तीनों जगह की विभागों की बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि जिनके पास CCC का कंप्यूटर प्रमाण पत्र हो, ठीक है। जैसे कि सचिवालय के लिए मांग रहे हैं कि आपके पास CCC का कंप्यूटर प्रमाण पत्र हो, या फिर सरकारी संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय फिर संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम, ये हो गया। अधिमानी अर्हता बता ही चुका हूँ, आपके पास कुछ विशेष हो, जैसे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र आपके पास हो, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अपनी सेवा दी हो, तो ये अधिमानी अर्हता हो गई, ठीक है। ये अगर जिनके पास हो तो आप विशेष में थोड़ा आएंगे। अब देखिए अलग कहाँ पर है कंप्यूटर में, देखिए अभी आगे बता रहा हूँ कि कहाँ पर CCC के अलावा और क्या क्या चीज़ें मान्य हैं। उसके पहले आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद वाला कि जो अंग्रेजी आशुलेखन के लिए लिखा है कि अंग्रेजी आशुलेखन तथा अंग्रेजी टंकल का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि हिंदी वालों की अपेक्षा, मतलब कि हिंदी आशुलिपकों की अपेक्षा आपको वेतन में कुछ बढ़ोतरी करके वेतन मिलेगा, ठीक है। मान लो कोनो को जैसे कि 70-75 मिल रहा है तो आपको 80 मिल जाएगा, और क्या। मान लो किसी को 75 मिल रहा है हिंदी वाले को, तो आपको 80,000 मिल जाएगा वेतन, सीधी सी बात। ऐसे करके कुछ अंतर रहता है, 3-4-5 हज़ार का ऐसे करके, तो जो कुछ भी होगा वो आपको पता चलेगा। अब महीने से क्या ही बता दूँ, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी सारी चीज़ें एक समान है। अंग्रेजी आशुलेखन अनिवार्य नहीं है, वो वैकल्पिक है, लेकिन हिंदी आशुलेखन अनिवार्य। कहने मतलब कि हिंदी आशुलिपि तीनों ही विभागों के लिए अनिवार्य है, अंग्रेजी आशुलिपि वैकल्पिक है, ठीक है। तो जिसको हिंदी आती होगी केवल वही इसके लिए भरेगा, और अगर अंग्रेजी आ रही है तो आप केवल राजस्व परिषद के लिए होंगे, ठीक है। बाकी हिंदी है तो आप सबके लिए आ जाएंगे। तो समझ में आ गया चीज़, ठीक है। सभी की जगह के तीनों विभागों के लिए हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए, और सभी विभागों में, तीनों विभागों में कंप्यूटर में
25 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। टाइपिंग फ़ॉन्ट कृतिदेव 10 वो मिलेगा, और इस बार आपको मंगल फ़ॉन्ट भी मिल रहा है, ठीक है। मंगल में सब आ जाएगा, क्योंकि ये बताया नहीं इन स्क्रिप्ट है या क्या क्या, क्योंकि जब मैंने इनसे मांग की थी तो मैंने यही कहा था कि सर इन स्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि कृतिदेव तो है ही, या कृति और रेमिंगटन के लेके ही हो जाता है। तो अब देखिए जो भी हो, प्रवेश पत्र के समय ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर देंगे। फिर अगर आयोग जाना होगा तो अगर जानकारी मिलेगी तो बता दूंगा, ठीक। इसके लिए उतना मतलब तामझाम नहीं रह गया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जहाँ भी स्नातक या उसके समकक्ष शब्द लिखा हुआ उसका क्या मतलब, तो आपको ध्यान होगा अभी इसी जुलाई में एक शासनादेश आया हुआ था इसी स्नातक की समकक्ष अर्हता के संबंध में, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए समान स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता। अच्छा, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, समझा करिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लिखी हुई, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग पहले पढ़ लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। आप लोगों ने फिजिक्स वाला कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा, ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज उम्दा कोचिंग संस्थान है, ठीक है। तो बात यह है कि अगले महीने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर उसके लगभग 3 से 3.5 महीने बाद पीसीएस भर्ती का भी विज्ञापन जारी करने वाला, ठीक है। तो बात यह है कि फिजिक्स वाला आपके लिए 3 बैच लेकर के आए हुए हैं पढ़ाई से संबंधित, तो जिसमें समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए समीक्षा बैच है, ठीक है। इसमें आपका ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे केवल 1299 रुपये में, ठीक है। इसी तरीके इनका प्रथम बैच है जो कि पीसीएस 2024 के नाम से है, तो इसमें हिंदी माध्यम वालों के लिए है कि जो हिंदी माध्यम से पीसीएस जैसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप इनका ये प्रथम बैच लेकर के यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ये ले रहे हैं आपसे 4499 रुपये, ठीक है। इसी तरीके आपका योग्य बैच है, ये भी पीसीएस 2024 का बैच है, लेकिन इसमें यह खासियत है कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से तैयारी करने वाले लोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए भी आपसे 4499 रुपये लिया जा रहा है। अब कम दाम में आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको कहीं और कुछ मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक खास बात, अगर आपको लगे कि इसमें आपको कुछ छूट मिलनी चाहिए तो समीक्षा बैच के लिए ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK200, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। इसी तरीके प्रथम बैच और योग्य बैच, इसके लिए आप मेरा कोड DK500 इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके इसको ले सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या ये दे रहे हैं, बैच में क्या क्या ऑफर है, ठीक है। इसमें इनका कहना है कि ये आपको लाइव लेक्चर फ्रॉम टॉप फैसिलिटीज़ ऑफ इंडिया उनकी तरफ से दे रहा है, ठीक है। DPPs एंड क्लास नोट से है, ठीक। स्टडी मटेरियल है, PYQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ है इसमें। आपको ये हर महीने करंट अफेयर दे रहे हैं, PDF देंगे उसकी, ठीक है। और भी शानदार तरीके से ये आपको जानकारियाँ देंगे। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ समीक्षा बैच का, प्रथम बैच का और योग्य बैच का। तो आप उस पर क्लिक करके इनके ऐप पर जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए। आपके स्क्रीन पर देखिए सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आप बैच ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक रोचक जानकारी देनी है। देखिए भर्ती तो आ ही गई, ये जानिए कि थोड़ा मतलब कि आप लोग अभी तक ये होता है कि कोई भर्ती आई किसी विभाग से, वेबसाइट पर आ गई, आप आवेदन कर दिए, परीक्षा दिए, नौकरी लग गई, बस। थोड़ा ये जानिए कि किसी भर्ती का जन्म कैसे होता है, इसको जन्मा कैसे जाता है। ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये अभिमन्यु भैया हैं, ठीक है। अब ये देखो, हम लोग कई लोग थे, आप लोग मुझे जान है, ठीक है। लेकिन अब ये था कि जहाँ मैं नहीं जा सकता था वहाँ ये अभिमन्यु भैया हो गए, ये अभय भैया, ठीक है। उम्र में बड़े हैं ये लोग। तो अब ये हुआ कि भैया देखिए जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अब ये जाना है ही, इसमें कोई मना नहीं कर सकता था कि नहीं हम नहीं जाएंगे। ये अनिवार्य था कि जहाँ दीपक नहीं जाएगा वहाँ आप लोग जाएंगे। तो अभिमन्यु भैया की जिम्मेदारी ये थी, भैया आप सचिवालय प्रशासन देखिएगा, ठीक है। और अभय भैया की जिम्मेदारी थी, भैया मुख्यमंत्री के पास देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो कुछ हम लोग कर रहे हैं आयोग से, यहाँ तो सब कुछ हम लोग कर चुके थे, ठीक है। जिससे मिलना था, सचिव से, अध्यक्ष से, संयुक्त सचिव से, अनुसचिव से, अनुभाग अधिकारी से, हम लोग सब कुछ कर डाले थे। बात ये थी कि यार जब हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो कमो आगे कहीं नहीं बढ़ रहा है। तो ये था कि यार चलो कुछ आगे बढ़ के किया जाए। तो ये हुआ कि अच्छा जो हम लोग कर रहे हैं, क्या जिस चीज़ के पास जिसके पास हम लोग चीज़ें भेज रहे हैं उनके हाथ पे जा भी रही है फिर नहीं। तो इसलिए इनको ये हुआ कि भैया आप सचिवालय प्रशासन देखिए, वहाँ जिनके नाम हम लोग पत्र भेज रहे हैं उनके हाथ में जाना चाहिए। तो इनकी जिम्मेदारी ये अभिमन्यु भैया को हो गई। अब बाकी अभय भैया आप मुख्यमंत्री के पास तक बात पहुँचानी बस। तो दोनों ने अपना काम बखूबी किया। जो काम आयोग पर होता था वो इधर मैं निपटा देता था, आयोग से कुछ चीज़ आगे भिजवाना है तो यहाँ से भिजवा करके फिर वहाँ। तो मज़ेदार बात ये हुई कि अभी तक हम लोग असमंजस में रहते थे, यार हम लोग का कमवा आगे कुछ बढ़ का नहीं रहा साला, अब मेहनत उतनी कर रहे हैं।
तो फिर ये हुआ कि भैया काम करिए, हाथ में दे के आइए बस। तो ये हुआ, दोनों लोग लगे, बाबा के पास अपना पूरा मामला गया, और उधर आपका ये सचिवालय प्रशासन जो हम लोग का ये विभाग है, अनुभाग 2, मतलब हम लोग का मतलब कहने की आदत पड़ गई यार, ठीक है। तो उनके जो संबंधित उच्चस्थ अधिकारी हैं उनके हाथों पे थमा के आया गया कि हाँ सर ऐसी बात है, अब आप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं बेड़ा। तो कहने का मतलब कि काम बहुत हुआ है, भगवान ने चाहा आगे तो ऐसा समय आएगा कि आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक भर्ती के लिए ये चीज़ें भी होती हैं। अभी तक तो साधारण है कि भर्ती आ गई, आवेदन करो, नौकरी पाओ, बस। किस तरीके से एक भर्ती को जन्मा जाता है वो चीज़ आपको भविष्य में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि काम बहुत हुआ इसमें। बताने के लिए मेरे पास बहुत से किस्से हैं, बहुत से किस्से, 3 साल कम नहीं होता है, ठीक है, बहुत सी कहानियाँ हैं। तो कभी संयोग रहा तो आपको अच्छी अच्छी बातें और बताई जाएंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल पाठ्यक्रम पे आते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये स्नातक की समकक्षता वाला मामला हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर वाला समझिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जिनके पास ट्रिपल सी है तो ठीक है, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है तो देखिए लिखा है कि ट्रिपल सी की समकक्षता विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या इतना इतना 2018 के अनुसार कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, समझते जाइएगा, सारी चीज़ें हैं। अगर आप वीडियो बढ़ा के देखेंगे तो पल्ले नहीं पड़े, फिर आप लोग परेशान होंगे, भैया ये नहीं वो नहीं। तो मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा यार, क्योंकि एक ही चीज़ कई लोग पूछते हो। अब ये यूट्यूब का पता नहीं क्या हो गया है, अपडेट मार दिया इसको। तो मान लो जैसे कोई एक ही लड़का कई बार पूछता, तो पहले ये था कि यार कॉपी पेस्ट करके जवाब दे दो, अब साला कॉपी नहीं होता है, हैंग हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो जा रहा है। अच्छा, सबका कमेंट भी नहीं दिख पाता, तो सबको जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ट्रिपल सी की समकक्षता विषय मतलब कि 2018 का शासनादेश था। लिखा है कि कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री यथा बीए, बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमबीए में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन हेतु अर्ह माना गया है। तो ट्रिपल सी से बड़ी कोई भी आपके पास डिग्री हो कंप्यूटर की, ठीक है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, कौनो साल का भी हो, लेकिन कम से कम क्या लिखा है, हाँ, एक विषय होना चाहिए कंप्यूटर का उसमें, ठीक है। जैसे आपने बी ए में शायद होता हो क्या, मुझे नहीं पता, बी ए में कंप्यूटर होता है, फिर बीएससी में होता है, तो उसमें एक विषय आपका कंप्यूटर होना चाहिए, तो भी आप उसके योग्य हैं। बीटेक वाला भी योग्य है, एमसीए वाला भी योग्य है, एमबीए वाला भी योग्य है, ठीक है। साफ साफ देखिए लिख दिया कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, तो उच्च है तो कुछ भी सम माना जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर जो जिनके पास ये सारी चीज़ें भी ना हों, बिल्कुल आखिरी में देखिए लिखा है कि ऐसी स्थिति में उपर्युक्तानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट के समकक्ष इन मान्य परीक्षा संस्थाओं, शिक्षा बोर्डों में हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के एक अलग विषय के रूप में कंप्यूटर विषय के पाठ्यक्रम जो स्पष्ट रूप से इंगित हो, अर्थात मार्कशीट, सर्टिफिकेट में कंप्यूटर विषय के अंक अलग से प्रदर्शित हों, तो वे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम अर्थात हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कंप्यूटर विषय के पाठ्यक्रम के समकक्ष होंगे। ये ऊपर कुछ चीज़ें इन्होंने शर्त बताई है कि जैसे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, यहाँ से अगर आपके पास कुछ है कंप्यूटर का, ठीक है, तो भी मान्य होगा। बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली की, ठीक है, वहाँ से आपने कुछ किया तो ही मान्य होगा। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा, यहाँ का ही मान्य होगा। तो ऐसे करके दिया हुआ, आप इन जगहों से अगर कंप्यूटर कुछ भी किए हैं तो मान्य है। तो स्पष्ट समझो, ये समझो मेरी भाषा में, ये समझिए आपके पास कंप्यूटर में कोई भी प्रमाण पत्र हो, उच्चस्थ डिग्री हो, ठीक है, सब मान्य है। और दूसरा, हाई स्कूल या इंटर में आपका कंप्यूटर का एक अलग विषय है तो भी मान्य है। अगर अब भी कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप लोग हेल्पलाइन पे बात कर लो, ठीक है। आयोग की हेल्पलाइन पे जो कुछ भी हो आप लोग वेबसाइट पे देखिए, ढूंढिए, मिल जाएगा, उस पर बात कर लीजिए। इससे ज़्यादा स्पष्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ बता दी है इसके बारे में, ठीक है। और आयु सीमा वही है कि कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम आपको 40 होना चाहिए, ठीक। जैसे छूट मिलती है अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो वैसे आपको छूट मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका ये योग्यता के संबंध में, मतलब कंप्यूटर पाठ्यक्रम वगैरह जो भी कुछ था कंप्यूटर के प्रमाण पत्र के बारे में सारी चीज़ें बता दिया, ठीक। अब आ जाइए इधर क्या कहते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए पाठ्यक्रम है तो वही जो पहले था, लेकिन तरीके में बदलाव हुआ है और कुछ थोड़ा सा इसमें नई चीज़ जोड़ दी गई है, ठीक है।
अब देखिए ये है कि जो प्रथम चरण की आपकी परीक्षा है 150 अंकों की होगी। अंक भी देखिए साफ-साफ लिखा है कि 150 अंक, समय 3 घंटा। अब लिखा है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान। सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ होगा 50 अंक। अब देखिए ये नहीं लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है जैसे कि क्या चीज़ कह रहा था? हाँ, सामान्य ज्ञान का 50 अंकों का मतलब कि जो प्रश्न ये कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि जैसे कि एक ही अंक का एक ही प्रश्न रहेगा, मतलब कि जैसे सामान्य ज्ञान 50 ही अंक का है तो मतलब 50 प्रश्न होगा, कुछ और ज़्यादा होगा। ये स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। अब उस हिसाब से लग रहा है कि चलो 150 सबका मिला के लग रहा है, तो ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें उसी हिसाब से बता दे रहा हूँ। तो सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी प्रकार के होगा, ठीक है। सामान्य हिंदी का 50 प्रश्न मतलब 50 अंक, ठीक है। और कंप्यूटर ज्ञान का 50 अंक, तो कुल योग ये 150 अंक तो ये बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या कितनी, ठीक है, ये नहीं बता रहे हैं, बस केवल अंक बता रहे हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। फिर इनका ये कहना है कि प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो पहले चरण की परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा 15 गुना वही 4900 कुछ हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग गुणा भाग कर लीजिए, मेरी गणित कमज़ोर है, मतलब तेज़ है, समझ नहीं आ पाएगा आपको। तो ऐसे कर कुछ लगभग 5000, ठीक है। 5000 लोगों को बुलाया जाएगा, किसके लिए? दूसरे चरण की परीक्षा के लिए, यानी कि हिंदी आश्रलिपि कौशल परीक्षा, अंग्रेजी आश्रलिपि उसकी कौशल परीक्षा, जो लोग अंग्रेजी वाले, ठीक है। उसके लिए ये है परीक्षा योजना। पूर्णांक 100 अंकों की परीक्षा होगी, समय 1 घंटा 30 मिनट। आश्रलिपि हिंदी 75 अंकों की परीक्षा है, कंप्यूटर टाइप 25 अंक की है, ठीक है। शॉर्ट हैंड में एक भी गलती माफ़ नहीं है, समझ गए आप लोग? एक भी गलती माफ़ नहीं, पूरे विज्ञापन में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है, ठीक है। आपके अंक कटेंगे अगर आप कुछ गलत करते हो। अभी फ़िलहाल के हिसाब से आगे कुछ बदलाव होता है, कुछ नई चीज़ें जुड़ के आती हैं तो आपको बता दी जाएगी। अभी यही है कि शॉर्ट हैंड में एक भी गलती माफ़ नहीं है। होंगे ऐसे धुरंधर बहुत से लोग, ठीक है, जो एक गलती ना करते होंगे, तो यही है कि एक भी गलती माफ़ नहीं है, ठीक। ये हो गया। लिखा है कि उपर्युक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो जब आप इसको कर लेंगे पास, फिर आपको अगले चरण की परीक्षा कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें लिखा है कि देखिए साफ साफ यहाँ भी लिख दिए हैं कि प्रैक्टिकल होगा कंप्यूटर आपका, ठीक है। वो गोला करने वाला नहीं होगा। परीक्षा योजना 50 अंकों की होगी, 1 घंटे का होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल, ठीक। उपर्युक्त चयन तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। अंतिम चयन आपका तीनों चरणों की परीक्षाओं के अंकों को जोड़ किया जाएगा। उधर वो समान ज्ञान जो हुई, ठीक है, समान अध्ययन वो वाली, फिर ये हिंदी आश्रलिपि कौशल टंकल परीक्षा, फिर आपका ये कंप्यूटर प्रैक्टिकल, इसको जोड़ करके ये हो गया, ठीक है। और अब देखिए इसमें विस्तृत में है क्या क्या, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान में। तो देखिए सामान्य ज्ञान में आपका शब्द संक्षेप है। इसका मतलब ये कि जैसे मान लो कि CPU का फुल फॉर्म क्या हुआ, ALU का फुल फॉर्म क्या हुआ, ठीक है, ऐसे करके ये हो गया, ठीक है। फिर प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, कौन सी किताब किसने लिखी है, ठीक है, वो प्राचीन भी हो सकता है, आधुनिक भी हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हो गया इतिहास। इतिहास में आपका प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक, भारत के संदर्भ में, ठीक है, विश्व का नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर विज्ञान, विज्ञान में वही रसायन, भौतिक, जीव, ठीक, तीनों आ गया। भूगोल आपका उत्तर प्रदेश और भारत से संबंधित। देखिए ये सब कुछ है पुराना ही, बस तरीकों में बदलाव हुआ है, ठीक है। फिर आपका भारत का संविधान हो गया। खेल जगत, ठीक। महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें, भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंकगणित कक्षा 8वीं स्तर की। अब ये नहीं बता रहे हैं कि ये किस खंड का कितना प्रश्न पूछेंगे। वैसे अपना दिमाग लगाया खुराफाती, मुझे लग रहा है कि सभी से 5-5 प्रश्न ये पूछेंगे ऐसे करके, ठीक। तो ये हो गया, जैसे कि 5 आपका ये शब्द संक्षेप हो गया, 5 प्रसिद्ध पुस्तकें उसके लेखक हो गया, 5 ठो इतिहास से हो गया, ठीक है, 5 आपका विज्ञान, ऐसे ऐसे करके सब, ठीक, ये हो गया। खंड बी में आइए, सामान्य हिंदी। इसमें अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्षक, मतलब कि गद्यांश दे देंगे, प्रश्न भी उसी में रहेगा, उत्तर भी उसी में रहेगा, बस आपको उसमें गोला करना रहेगा कि ये लो, ये सही है, बस, ठीक। पत्र एवं कार्यालय, विभिन्न पत्रों का लेखन। अब आप कहेंगे कि पत्र लेखन तो खत्म हो गया, तो ये क्यों है? तो ये इसलिए है कि प्रश्न रहेगा कि शासकीय पत्र, उससे संबंध में कुछ पूछ लिया, ठीक है, सरकारी पत्र, उसके संबंध में कुछ पूछ लिया, रिमाइंडर के बारे में कुछ पूछ लिया, तो बस 4 विकल्प रहेगा, एक ठोर लगाना रहेगा कि हाँ ये वाला सही है,
एक ठो गोला करना रहेगा। तो ये हो गया, ठीक। मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। वाक्यों का शुद्धिकरण हो गया। पर्यायवाची तथा विलोम शब्द हो गया। एक नई चीज़ जुड़ी है, शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। कक्षा 10 स्तर। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10 स्तर। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि हम शासकीय कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी में अभी पता नहीं कहाँ पूछ लें, कक्षा 10 स्तर का कुछ उठा के पूछ सकते हैं, ये बताएं नहीं साफ साफ स्पष्ट कि हम कहाँ पूछेंगे आपसे शब्दार्थ, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आगे लिख दिए कक्षा 10 स्तर का, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया। तीसरे चरण की जो आपकी परीक्षा है, कंप्यूटर ज्ञान, तो इसको भी समझ लीजिए। लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ, तीसरे चरण का रहा मतलब तीसरा भाग आपका उसी में, ठीक है। इसमें देखो सीधी सीधी मैं बता दे रहा हूँ, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। प्रिंटर कैसे काम करता है, स्कैनर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या है, स्पीकर क्या है, आपको रेलवे का आरक्षण मतलब कि कैसे किसी के लिए बुक करना है, हवाई जहाज़ की टिकट कैसे बुक करनी है, ठीक है। सर्च इंजन के बारे में कुछ पूछेगा, और भी जो सतही जानकारी होती है वेबसाइटों के बारे में, विकिपीडिया आदि के बारे में पूछेगा, ठीक है। ईमेल कैसे भेजना है, कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। उसको पढ़ना कैसे, उसको सेव करने कैसे करना है, उसको प्रिंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और लिखा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, जैसे पावर पॉइंट, PDF वगैरह, PDF कैसे बनाई जाती है, पावर पॉइंट कैसे तैयार किया जाता है। लिखा है कि विथ डिफरेंट स्टाइल्स एंड एनिमेशन, उसमें कितना आप उसको आकर्षक कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से आकार दे सकते हैं, एनिमेशन उसमें कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल कलाकारी करने की तरीका है ये, ठीक। तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। ये हो गया। ये तो पहले चरण परीक्षा। दूसरे चरण में आपका वही हिंदी आशुलिपि 75 अंक, फिर 80 शब्द प्रति मिनट गति से 5 मिनट को आपको ये शॉर्ट हैंड बोलेंगे, 1 घंटा में आपको इसको टाइप करना रहेगा। फॉन्ट बता ही चुका हूँ, ठीक है। शॉर्ट हैंड में कोई गलती माफ़ नहीं है, पहले बता चुका हूँ। टाइप टेस्ट आपका केवल 5 मिनट का होगा, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद अंतिम चरण की जो आपकी परीक्षा है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल। पहले वाली जो परीक्षा हो रही है वो बहुविकल्पी हो रही है, गोला करना है 4 ठों में से 1 ठोर, ठीक है। ये नहीं कि लगे कुल चारों काला करने। तो ये हो गया। जो प्रैक्टिकल होगा, मिलता जुलता पाठ्यक्रम है, वही चीज़ उधर वो आपसे परीक्षा में पूछ रहे हैं बहुविकल्पिक तरीके से, वही चीज़ इधर आपसे ये विस्तृत रूप से लिखवा रहे हैं। अब ये आयोग का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जब उधर तुम एक वो करा ही रहे हो तो इधर इसका क्या ज़रूरत था, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा पहले इसको सुन लीजिए। इसमें भी वही चीज़ है कि क्या ही बताऊँ, बता ही तो चुका हूँ, ठीक है। वही चीज़ें, हाँ पूरी वही चीज़ें हैं जो उसमें कुछ है, ठीक है। बाकी एक चीज़ ये जुड़ गया है कि यूज ऑफ फार्मूला एंड कैलकुलेशंस ऑन एक्सेल शीट, खतरनाक चीज़ है बड़ी ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इनको सबसे अच्छा ये पत्र लेखन ये समाप्त कर दिए, बहुत मतलब गड़बड़ की, ये सब करना चाहिए था इनको। निबंध हटा दिए, चलो ठीक है। पत्र लेखन तो रखना ही था यार कम से कम, ठीक है। पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर गए ये लोग, ठीक। अब लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आयोग है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं। भर्ती आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। अभी तक ये था कि 8-9 महीने लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है इसके पहले भी भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी। तो परीक्षा आपकी इसी दिसंबर के बिल्कुल आखिरी सप्ताह में, वही 21 से लेकर के 30 उस तारीख के आसपास तक हो जाएगी, ठीक है। कभी भी हो सकती है, बिल्कुल आखिरी सप्ताह में, या फिर जनवरी में किसी भी दिन, जनवरी के पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह, किसी भी दिन। अब देखो थोड़ा परीक्षा के बारे में बता रहा हूँ तो और बता ही दूँ विधिवत, क्योंकि देखिए आपको ध्यान होगा कि आयोग 3 भर्तियाँ इसके पहले दे चुका है। एक वो कोई क्या कहते हैं, नगर नियोजन या अभियोजन अधिकारी, ऐसे कोई भर्ती आई है। फिर स्टाफ नर्स की 2 तरीके की भर्तियां, एक में 2000 कुछ पद है, एक में 300 कुछ, तो उनकी भी तो परीक्षाएं करवाई जाएंगी। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि आयोग ने लिखा हुआ है कि हम आरक्षित तारीखों पर कोई परीक्षा करा सकते हैं। वो आयोग है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी दिन वो परीक्षा करा सकता है। वो आरक्षित और आरक्षित भूल जाइए, वो तो दिया गया है सरकारी तौर पर समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले उन 3 भर्तियों की परीक्षा होगी जैसा मानना है, वरना फिर आयोग के ऊपर ये भी है कि वो इसकी भी पहले करा सकता है, अपर निजी सचिव की ही पहले, तो वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो आप फिर भी मांग चलिए दिसंबर के बिल्कुल अंतिम सप्ताह में या फिर जनवरी में आपकी पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी। जैसे पहले चरण की परीक्षा शुरू मतलब हुई, तारीख आ गई, समझ जाइए कि आपसे उसी दिन से ये ये क्या कहते हैं 5-6 महीना भर्ती पूरी करा लेंगे। ये बहुविकल्पी करा दिया, कुछ रह ही नहीं गया है। कोई अमार में डालेंगे मशीन में, बस फुर्सत लो, जाओ, ख़त्म खेला, ठीक है। तो समय नहीं लगना है अब, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इसमें, और मुझे नहीं लग रहा है कि और भी कुछ चीज़ इसमें बताने वाली है। शॉर्ट हैंड बता चुका हूँ, एक को गलती माफ़ नहीं है, अपना समझ से करिएगा, ठीक है, अभी के हिसाब से। और बाकी बस अब तैयारी करिए, अब कुछ इसमें बताने वाला है ही नहीं चीज़, ठीक है। परीक्षा के लिए भी संभावित बता ही दिया, बाकी अगर कुछ चीज़ मतलब सटीक पता चलेगी तो बता दूँगा। अभी ये मैं अपने विवेक के अनुसार बताया हूँ, बाकी कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है। और इतना तो आप लोग भी अब समझदार हो जाया करिए यार, कि अब
लोक सेवा आयोग पुराना आयोग नहीं रह गया है। पीसीएस की परीक्षा ये शायद 9 महीने में करा लिया था 2022 वाली, ठीक है। फिर पीसीएस ये की भी 6-7 महीने में करा लिया, तो एपीएस क्या ही चीज़ है, करा लेगा जल्दी। और 2024 में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, 2024 के साल ख़त्म होते भर में हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी जानकारी है। बाकी जो लोग स्नातक अभी कर ही रहे हैं, चाहे उनका अंतिम वर्ष है, तो वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ पहले आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हूँ, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। तो जिनका स्नातक पूरी तरीके से पूरा हो चुका है वही लोग केवल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर मैं बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक चीज़ छूट रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऋणात्मक अंकन होगा इस बार। लिखा है कि उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक उत्तर, गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 यानी कि 0.33 दंड के रूप में अंक काटा जाएगा। तो इस बार ऋणात्मक अंकन भी होगा, ठीक है। और भी कुछ शर्तें इन्होंने दी हुई है कि जैसे लिखा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक, मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड, अंग्रेजी देख रहे हैं मेरी, मैं बोलना सीख गया हूँ अब, 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको कम से कम 150 अंकों में से 35% अंक लाना है, ठीक। इसी तरीके आपका ये अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, 40% अंक है, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग और ये अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है उनके लिए, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है कि आर्थिक आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ रियायत ना लिया गया हो, ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूट रचित पाया गया तो कहानी खत्म उसकी, ठीक है। तो हो गया, मैंने सारी चीज़ बता दी है। मैं फिर भी कह रहा हूँ एक बार आप लोग विज्ञापन अपने स्तर से पढ़िए। देखो आपको किसी से पूछने जांचने समझने की ज़रूरत नहीं है, ठेठ हिंदी में लिखा है। आयोग इतना एकदम स्पष्ट विज्ञापन दिया कि आपको कुछ ऐसा है ही नहीं कि समझ में ना आए। विकलांगों के लिए भी कुछ शर्तें हैं, तो आप लोग खुद देख लीजिए, क्योंकि मैं उसको पढ़ूंगा तो मुझे पता नहीं चले क्या क्या लिखा है, ठीक। तो उसके लिए भी देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम हो गया, परीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं है। तो बस अब इसमें कुछ अलग से बताने लायक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग विज्ञापन देखिए, पढ़िए, आराम से मौज करिए, मज़ा करिए, बस, ठीक है। बाकी अब ठीक, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।